तमाम मुद्दों पर एक साथ बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए जो सियासी तैयारियां हो रही हैं उस पर भी बात करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय कराता हूं बारी बारी से। जफर चौधरी साहब मेरे साथ हैं जो कि एडिटर हैं द डिस्पैच के। स्वागत है आपका। आशा खोसा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हैं आवाज़ द वॉइस की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नज़ीर मसूदी भी श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। नज़ीर भाई आपका भी खबरों की खबर में स्वागत करता हूं मैं। मेरा पहला सवाल नज़ीर भाई आप ही से है। आज जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेता एक साथ बैठे, ये ऐलान कर दिया कि हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। मेरे मन में कुछ उलझने हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसको पहले साफ कर दें ताकि ज़मीन बातचीत की ज़मीन तैयार हो सके। तो क्या मैं ये मानूं अब्दुल्लाज अब चुनाव में उतरेंगे? फारूक साहब और उमर साहब जो ये कह रहे थे कि हम चुनाव में नहीं उतरने वाले हैं। और महबूबा मुफ्ती का क्या प्लान है, क्या वो चुनाव में उतरेंगी क्योंकि इल्तिजा चुनाव में आ चुकी हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कई बार कहा था, लेकिन फिर फारूक अब्दुल्ला ने कहा नहीं, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा। तो बीच में जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो पार्टी में कई आवाजें उठी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नहीं उमर अब्दुल्ला को लड़ना चाहिए। कुछ दिनों पहले मेरी उससे बात हुई तो उससे साफ लगा कि जो पहला फैसला था न लड़ने का, उसमें तब्दीली आई है और ये इम्कान है कि उमर अब्दुल्ला ही इलेक्शन लड़ेंगे और फारूक अब्दुल्ला नहीं लड़ेंगे। लेकिन इससे बढ़ के कौन लड़े कौन न लड़े, इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन एक अलायंस में हो रहा है। लास्ट टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो प्रीपोल अलायंस था वो 1987 में हुआ और उसके बाद पहली बार हम देख रहे हैं। फिर 90 में हुकूमत गिरी, 19 जनवरी को 1990 को, फिर 1996 को इलेक्शन हुए दोबारा, तब तक गवर्नर रूल रहा और अब उसके बाद सबसे लंबा गवर्नर्स रूल जो सेंट्रल रूल आज के दौर में चल रहा है। और आज पहली दफा 10 साल के वक्फे के बाद, गैप के बाद ये इलेक्शन हो रहा है। अलायंस सिर्फ ये नहीं है कौन कितनी सीटें जीतेगा, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, क्योंकि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में इन दोनों पार्टियों ने मिलके 41.7% वोट लिए हैं। तो अगर 2 महीने पहले उन्होंने वोट लिए, क्या वो वोटिंग जो परसेंटेज उन्होंने ली थी, क्या वो अब सीटों में तब्दील होगी? जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ 34-35 सीटों पे बढ़त हासिल की, इसी तरह कांग्रेस ने कई सीटों पे, क्या आज वो ट्रांसलेट ये अलायंस करेगा? राइट। दूसरी बात यह है कि उससे अहम बात जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए परसेप्शन की बात है और कांग्रेस के लिए सीटों की बात। जब भी यहाँ 2014 में इलेक्शन हुए तो उस वक्त पीडीपी ने वोट लोगों से ये इसलिए मांगे कि आप हमें वोट दो तो बीजेपी को हम जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं करने देंगे। लेकिन जब हंग असेंबली आ गई, जैसे हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, पीडीपी को 28 और बीजेपी को 25, तो उन्होंने अलायंस किया और हुकूमत बनी। और उसके बाद वो पीडीपी का जो पब्लिक परसेप्शन था या उनका जो वोट बैंक था वो इरोड होता गया और आज हाल थे कि पीडीपी को जब पिछले जो इलेक्शन हुए, एक तरफ अगर कांग्रेस एनसी को 41% वोट मिले, पीडीपी को सिर्फ 8% ही वोट मिले, तीन जो उसने सीटें लड़ी। तो वजह यह थी कि एक परसेप्शन था कि उसने बीजेपी को लाया और फिर धारा 370 खत्म करने के बाद, स्टेटहुड छीनने के बाद, और ये स्टेटहुड और 370 सेंट्रल है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया। और कांग्रेस का जो राहुल गांधी भी आ जाए तो उनकी सेंट्रल मैसेज यही थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स और स्टेटहुड को दोबारा बहाल करने की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अलायंस से ये मैसेज देना चाहती थी लोगों को, अपने वो इलेक्टोरेट को, देखिए हमने प्रीपोल अलायंस किया है और कोई भी इस तरह की बात है कि कभी वो बीजेपी के साथ जाएगी और ये वोट बीजेपी की झोली में पड़ेगा, ऐसा अब मुमकिन नहीं है। वो चैप्टर क्लोज है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात नज़ीर भाई आपने अंडरलाइन की है और इसी पॉइंट से मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। आशा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 2 बड़े क्रिटिकल मामले हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिसकी बात अभी नज़ीर भाई कर रहे थे। स्टेटहुड यानी हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमको हमारा राज्य चाहिए, जो आपने उसको यूटी बना दिया है। और दूसरा आर्टिकल 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ साफ बोल चुकी है कि हम दोबारा लागू करेंगे, हम रिवोक करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब मुझे नहीं पता कैसे कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि दिल्ली से पास कराना पड़ता है। सवाल मेरा ये है, कांग्रेस पार्टी के लिए 370 पर क्या स्टैंड होगा?
राहुल गांधी स्टेटहुड पर इस साथ में खड़े हैं, समझ में आता है, पर क्या कांग्रेस पार्टी जो 370 के लिए कभी नहीं कहा उसने हटने के बाद से कि रिवोक करना चाहिए, क्या वो इस मामले में उमर अब्दुल्ला के साथ होंगी, रह पाएंगी चुनाव के दौरान? थैंक यू सुमित जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आपने जो बात बताई कि आर्टिकल 370 का रेवोकेशन और ये स्टेटहुड जो है वो मेन मुद्दे हैं। देखिए, आर्टिकल 370 जितनी हमें समझ है, जितना हम पॉलिटिक्स समझते हैं और अपनी पॉलिटी को समझते हैं, उसको रिवर्स करना स्टेट लेवल की बात नहीं है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, उसको इंडिया की पार्लियामेंट ही कर सकती है और बहुत मतलब वो इट्स ए गॉन केस। ये उसको आप रिवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है, ये एक इमोटिव स्लोगन है जिससे कि लोगों में कुछ इमोशन जगाए जा सकते हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। स्टेटहुड का जहां तक मसला है वो तो मसला नहीं है, बिकॉज वो तो नहीं, पर आशा जी अगर वो इमोटिव इशू है 370 का और 370 के जरिए वोट पाना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो बीजेपी के पास भी तो हथियार है कि भाई दो ऐसी पार्टियां आपस में गठबंधन में हैं जो 370 पर अलग अलग रुख रखती हैं। देखिए, ये कैच 22 सिचुएशन होगी दोनों, कांग्रेस के लिए भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी, अगर वो ज्यादा एम्फेसिस देते हैं आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन पे। क्योंकि जितना आप उसको पकड़ के रखेंगे आर्टिकल 370 से, इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस बहुत दबी जुबान में बात करती है, खुल के इस पे बात नहीं करती, क्योंकि उतने ही उनके वोट जम्मू में कट जाएंगे। या वो लोग जो बिलीव करते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ देश के लिए, ये बहुत अच्छा हुआ जम्मू कश्मीर के लिए, तो लेकिन इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत खुल के इस पे बात नहीं करती, दबी जुबान में बात करते हैं। और ये कैच 22 सिचुएशन है। बीजेपी को उसका फायदा हो सकता है, जितना ये राग अलापेंगे आर्टिकल 370 का। स्टेटहुड शायद एक न्यूट्रल सा मसला है, उस पर आप बात कर सकते हैं। आर्टिकल 370 जो है वो जितना किसी को नुकसान होगा उतना किसी को फायदा भी हो सकता है। जफर साहब, मैं आता हूं आपके पास। आशा जी, लेट मी टेक ओपनिंग रिमार्क्स फ्रॉम जफर साहब। कांग्रेस की बात की, 370 की बात की, रिस्टोरेशन स्टेटहुड की बात की, भाई इस सब में महबूबा मुफ्ती कहाँ खड़ी हैं? अभी लोकसभा चुनाव हारी हैं लोग, अब उन्होंने कहा विधानसभा नहीं लड़ेंगे, पर अपनी बेटी इल्तिजा को अपनी सीट से उतार दिया जो पारिवारिक सीट है। ऐसे में पीडीपी के क्या चांसेस हैं? हम इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी मैं पूछ लेता हूं। इंडिया ब्लॉक में तीनों पार्टियां एक साथ थी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी। क्या ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं चुनाव तक आते आते, यानी 18 तारीख आते आते पीडीपी भी इस तरफ आ जाए? जो आपने आखिरी बात पूछी वो मैं पहले बताना शुरू करूंगा कि पीडीपी का इस अलायंस में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंसिटिविटी ज्यादा है। ये पिछले 25 साल में जो जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल है वो ऐसे बनी है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पॉलिटिकल स्पेस के ऊपर मेजर कॉम्पिटिटर है, तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस वो स्पेस कंसीड करने के लिए तैयार नहीं होगी। और मुझे लगता है कि पिछले 5-6 महीने में लोकसभा के चुनाव से जब शुरुआत हुई है तब से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ही स्मार्ट मूव, बड़ी डिस्क्रीट डिस्कशंस, पब्लिक में बहुत ज्यादा उन्होंने इसका जो शोर नहीं किया और बड़े क्वाइटली उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप के साथ बात करके ये सुनिश्चित किया है कि जो भी अलायंस बने उनके और कांग्रेस के दरमियान हो, पीडीपी उसका हिस्सा ना हो। ये लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि इंडिया अलायंस की आखिर तक बात हो रही थी, लेकिन जब अलायंस की अनाउंसमेंट हुई तो वो सिर्फ नेशनल अनाउंसमेंट भी नहीं बल्कि हुई, स्ट्रेटेजिकली उन्होंने डिसाइड किया कि ये लड़ेंगे, तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ही दरमियान था। आज फारूक साहब ने भी कहा कि सीपीआईएम हमारे साथ हैं और पीडीपी का जिक्र नहीं हुआ, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि पीडीपी इस अलायंस का हिस्सा इन चुनावों में बन सके। दूसरी चीज ये है कि पीडीपी का अब स्टेटस क्या रह जाता है। जैसे हमारे साथी नजीर ने पहले बताया कि एक इशू बन गया 2014 के इलेक्शन में। अब जैसे पॉलिटिक्स में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं पे भी जाकर सियासत करने का पूरा हक होता है, उस तरह से बीजेपी को भी है कि वो अपना जो भी एजेंडा है लेकर कश्मीर में आए, अगर लोग सुन सकते हैं तो ठीक है। लेकिन पीडीपी ने बहुत अग्रेसिव तरीके के साथ वो लोगों के पास लेकर गए कि बीजेपी आ जाएगी और उसको रोकने का एक ही तरीका है अगर आप हमें पावर में लाते हैं। और बाद में जब वो बीजेपी के साथ चले गए उसकी वजह से जो उनका जन आधार है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग उनके लिए ये है, यानी 2014 से लेकर फिर उसके बाद जितने भी मुफ्ती साहब का निधन, फिर जो बीजेपी का जो महबूबा जी का टर्न अराउंड, पहले उन्होंने कहा
कि बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी के साथ गए, फिर उनकी गवर्नमेंट भी बड़ी अनस्टेबल रही। इन सारी चीजों के चलते अभी ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि पीडीपी के हालात बहुत खराब होते, लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये कि 2024 के जो अभी इस साल के लोकसभा के इलेक्शंस हुए, वो एक अपॉर्चुनिटी पीडीपी ने जरूर यूज की है अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए, और रीबिल्ड कर पाए हैं। एक फोर्स है, एक रेलिवेंट एक्टर जो है वो पीडीपी जरूर है। जो नरेटिव पिछले 6 साल में खास करके 2019 के बाद चला कि रीजनल पार्टीज, डायनेस्टिक, इनको जो है वो डिसलॉज करना है, तो वो चीज एक एस्टैब्लिश होकर आई है। लोकसभा इलेक्शन जो है वो हमारे पास मोस्ट करंट, मोस्ट रिसेंट बेस है, जिसके बिना के ऊपर हम एक असेसमेंट कर सकते हैं कि सूरत कैसी नजर आती है। सो पीडीपी की मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, समय का भी ध्यान रखना है हमको। नज़ीर, मैं आपके पास आना चाहूँगा अगले क्वेश्चंस के साथ। ये बहुत ही अच्छी बात अभी जफर साहब ने कही कि मुझे वो तस्वीरें याद आ गई जब पोलिंग हो रही थी लोकसभा में, वो क्या भीड़ थी, क्या उत्साह था लोगों में वोट डालने को लेकर। आपको लगा क्योंकि आज ये नैरेटिव भी कहा जाएगा कि राहुल गांधी जो जगह जगह जाके खाना खा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये इसलिए संभव हो पाया कि वहाँ पर पीस आ गई है। अब लाल चौक पे गोलियां नहीं चलती, वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। बीजेपी ने आज भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा ये कहना है कि क्या राम माधव के वहाँ लाने से बीजेपी एक ऐसे चेहरे को लेकर आ गई है जो 14 के पहले वहाँ पर ज़मीन तैयार कर रहे थे, पीडीपी के साथ अलायंस कराया, राम माधव की वापसी कराई और उसी जगह पे करा दी जिसकी वजह जो उनकी स्ट्रेंथ है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के चांसेस जम्मू के अलावा अब वैली में भी कुछ बन पाएंगे राम माधव के आने से, और बनेंगे तो कैसे? जी हाँ सामिद जी, ये नया कश्मीर में बीजेपी ने पुराने कश्मीर हैंड को लाया है, तो उससे लग रहा है कि जो 5 साल एक तरह का रेट्रिक था, नैरेटिव था, शायद वो ज़मीनी हकीकतों से मेल नहीं खाता था। तो इसलिए जिसका थोड़ा नॉन्स्ट अप्रोच है राम माधव का, जिसका अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट्स हैं, बात करता है, कई लोगों को जानता, उससे लाया। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को मालूम है कि जितने भी सीटें उसको मिले, अपने बल पे यह हुकूमत नहीं बना सकती है, अलायंस तो ज़रूर चाहिए। तो इसलिए राम माधव इसके लिए काफ़ी अहम जो है कड़ी है या पॉलिटिकल लीडर है, जिसकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे रीजन की। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इलेक्शन की, या राहुल गांधी यहाँ चले आए, आइसक्रीम खाई, सब चीज़ें ये पहले भी होता था। जब सुशील कुमार शिंदे भी होम मिनिस्टर थे, वो भी ये करते थे, लाल चौक आते थे। या जैसे आज कहते हैं हिंसा कम हुई या ज़्यादा हुई, जब मैं देख रहा हूँ 2014 या 13 के आंकड़े, उससे कुछ खराब है। हम बताएंगे कश्मीर में अमन है, लेकिन आतंक चला गया जम्मू में, जहाँ बिल्कुल पुरअमन था। तो हर एक का नैरेटिव ऐसा होगा, जहाँ वो खड़ा है उसी हिसाब से वो बताएगा हालात खराब है या ठीक है। लेकिन हकीकत यह है, कोई इसको नहीं कहता कि कश्मीर में जो लोगों ने गोलियां खाई सिर्फ इस हक के लिए कि उन्हें वोट देना पड़े। मुझे हजारों लोगों को सिर्फ इस बुनियाद पे मिलिटेंटों ने मारा, उन्होंने यहाँ डेमोक्रेसी का साथ दिया। ये आज ही 90 से हुआ। तो जमहूरियत के लिए लोगों ने जब इतनी कुर्बानियां दी, शायद ही किसी समाज ने या शायद किसी पॉलिटी ने इतनी कुर्बानियां दी हूँ। लेकिन जब कहते हैं ना कि सारा कुछ एक तरफ से एक बाइनरी बनाई गई है, जैसा कि पूरा अलगावाद का, ऐसी बात नहीं थी। अगर अलगावाद कश्मीर में था तो यहाँ उस अलगावाद के लिए खिलाफ लड़ने के लिए भी यही कश्मीरी थे। तो जो उसके खिलाफ लड़ रहे, जो मारे गए वो भी कश्मीरी थे। जिन्होंने जमहूरियत या लोकतंत्र के लिए जाने थी, वो भी यहीं के थे। तो कुल मिला के एक तरह का जो वोट डाल रहे हैं, ये लोगों की ये असल में कामयाबी है, लोकतंत्र की कामयाबी है। और जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें बिल्ड ऑन करना है, जो पार्लियामेंट में जिस तरह का इंथुजियाज्म दिखाया गया, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उम्मीद है कि उससे बेहतर इस इलेक्शन में होगा। आशा जी, सॉरी नज़ीर, बीच में टोक रहा हूँ, समय की कमी है। आशा जी, कोई कमेंट लेना चाहूँगा, लास्ट कमेंट। क्या आपको लगता है वैली में बीजेपी जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी, इस बार विधानसभा में लड़ेगी और उसको वेलकम किया जाएगा कश्मीर में? देखिए सुमित जी, बीजेपी ने ना अपनी पार्टी जो है वो उसका स्ट्रक्चर वैली में अभी तक बनाया नहीं है ठीक ठाक। वो अभी उनकी प्रायोरिटी वैली में कुछ और थी, हालात को ठीक करना था। और मैं ये नहीं मानती कि वहाँ अपने आप हालात ठीक हो गए। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया, सिविल सोसाइटी ने काम किया, कश्मीरी नॉन कश्मीरी सब ने काम किया और हालात ठीक हुए। उसके वजह से आपको याद होगा कि वहाँ
हड़तालें होती थी, जब भी इलेक्शन होता था बाइकॉट की कॉल दी जाती थी जी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नामो निशान फिलहाल तो मिट गया है। ये सब हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां बहुत काम किया है और बीजेपी जो है अब वहां उसका क्रेडिट कुछ तो बीजेपी को भी जाता है, उन्होंने एक पॉलिसी लाई वहां पे, लेकिन वो अपनी पार्टी को अभी तक नहीं बिल्ड कर पाई हैं। उनकी जो पार्टी है वो बहुत मजबूत है जम्मू रीजन में। कश्मीर में वो अलायंसेस करेंगे, प्री पोल पोस्ट पोल अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए राम माधव जी को लाया है और हो सकता है एक आध सीट कोई जीत भी ले, मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन उनका जो ओवरऑल एजेंडा है वो अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं एंड दे आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। और भरपूर कोशिश होगी बीजेपी की। आप तीनों की सहमति से इसको अपना एक कंक्लूजन रिमार्क देना चाहता हूं कि जो भी सरकार बने अगली 4 अक्टूबर के बाद उसमें बीजेपी का रोल जरूर हो। ये बीजेपी जरूर चाहेगी कि हमारी मर्जी से वहां का मुख्यमंत्री तय हो। शायद इसीलिए राम माधव को यह दायित्व दिया गया है कि भाई आप छोटी छोटी पार्टियों के साथ इतनी ताकत खड़ी कर लीजिए कि 45 का आंकड़ा जिसके पास भी आए उसमें हमारा फिगर जरूर शामिल रहे। शुक्रिया आप तीनों का मुझसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।